नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सबके बीच में सुभाष बांबू। आज अपन बात करेंगे, थोड़ी सी बेसिक चर्चा पे बात करें कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में अपने को सफल होना है तो उसके लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। तो अपने हल्की फुल्की रणनीति के बारे में बात करेंगे। यदि आपने ये रणनीति अपना ली, ये स्ट्रेटेजी अपना ली, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता इसके लिए, गारंटेड इसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन ये रणनीति थोड़ी सी, जो स्टूडेंट वास्तव में मेहनत करने योग्य है, जो वास्तव में मेहनती आदमी है, वही अपना सकते हैं। आजकल क्या होता है कि यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला हुआ है, कोई कुछ भी बोल देता है, स्टूडेंट गुमराह हो जाते हैं और उनके फिर चक्कर में रहते हैं। नहीं, अपने को क्या करना है, कम से कम टाइम वेस्ट करना है, ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी कि जिससे सिलेक्शन वाकई दे। क्योंकि आपको पता है, मैंने भी 5-6 एग्जाम में क्रैक कर चुका हूं। तो मैं आपको मेरी खुद की जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, दिल से बताऊंगा। ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे ऐसे व्यू चाहिए या फिर पॉपुलर करने के लिए मैं कुछ भी बोलता रहूंगा। नहीं, आपको जो भी बताएंगे वो ऑथेंटिक बताएंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि यदि हमारी स्ट्रेटेजी से 5 विद्यार्थी भी प्रभावित होते हैं, 5 विद्यार्थी भी यदि उनको फॉलो करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, तो मेरी ये जो बताई हुई स्ट्रेटेजी सफल हो जाएगी। इसलिए आज हल्की सी रणनीति के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो एक आम स्टूडेंट होता है उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, कहाँ उसके बीच में कमी रहती है। मेहनती तो वो भी है भाई। आज अपनी ये संस्कृत डिपार्टमेंट इसके बाद अपनी ये जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है सितंबर में। इनमें लगभग 1.5-2 लाख बच्चे बैठते हैं। अपने साइंस की बात करें तो 1.5 लाख तो बैठते ही होंगे। इनमें सिलेक्शन तो लेते हैं नाम मात्र की, जबकि मेहनती कम से कम लाख में से ज्यादा नहीं तो 50,000 तो बच्चे मेहनत तो करते ही हैं, और उनमें से 10,000 बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन उन 10,000 में भी सिलेक्शन किन का होता है? लगभग मात्र 500 या 700 बंदों का सिलेक्शन होता है, जितनी सीट होती है उसके अकॉर्डिंग। आखिर वो क्या गलती कर रहे हैं कि वो मेहनत भी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है? उनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। अपना टॉपिक है रणनीति, कि क्या रणनीति अपनाएं कि हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, 2-3 चीज आप इसके बारे में पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सी सर? पहली आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अभी जो कंपटीशन है, पहले आरपीएससी का, आज से 5 साल पहले आरपीएससी में कंपटीशन बहुत कम था। कंपटीशन बहुत ही कम था। आज के कंपैरिजन में आप खुद, जो विद्यार्थी 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, वो खुद एनालिसिस कर लेना इस चीज का। आज के कंपैरिजन में पहले बहुत कम कंपटीशन था। उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको। एक तो अपना पहले रीजन था कि उस टाइम नीट वाले विद्यार्थी नहीं आते थे। नीट वाले विद्यार्थी बहुत कम आते थे। नीट हो चाहे आईआईटी जेई के एग्जाम के विद्यार्थी हो जिन्होंने तैयारी की, लेकिन कम नंबरों से, बहुत ही कम नंबरों से जो रह गए, वो विद्यार्थी बहुत कम आते थे आरपीएससी में। वो क्या है कि सेंटर की तैयारी करते थे। अब धीरे धीरे ये ट्रेंड हो गया कि सेंटर की नौकरियां हो गई कम। जैसे एसएससी हो, एसएससी सीजीएल की नौकरी कम, रेलवे की नौकरी कम। तो धीरे धीरे जिन विद्यार्थियों के सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट में यानी आरपीएससी की तरफ उनका झुकाव हो गया। तो वो क्या करते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या टीचिंग लाइन में अपना कैरियर आजमाते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे कंपटीशन वो भी बढ़ा है। 1 नंबर फैक्टर था नीट वाला। 2 नंबर फैक्टर था, पहले ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन नहीं था, जैसे अब मैं आपको यदि टीचिंग करवा रहा हूँ तो मैं मेरी पूरी ताकत झोंक रहा हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो आईआईटी पास करने का जो भी अनुभव है और साथ में जितनी भी नॉलेज है, मैं उनको डिलीवर कर सकता हूँ आसानी से घर बैठे बैठे, और आप आसानी से पढ़ सकते हो। पहले ऐसे कोई सिस्टम नहीं था। आज से 4-5 साल पहले आपको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, और ऑफलाइन में आपको भी पता है कि ऑफलाइन में बहुत सारी कमियां होती है। जैसे मैं ऑफलाइन की कुछ कमियां बता देता हूँ, हालांकि कुछ अच्छाइयां भी है ऑफलाइन की, लेकिन मेरे नज़रों में कमी ज़्यादा है। उसके मैं रीजन बता देता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, एक तो आपको रेगुलर जाना पड़ता है। जैसे आपके घर पे काम आ गया, या कोई आपको कोई बीमारी हो गई, या फिर कुछ और हो गया, जैसे कहीं आप बाहर जा रहे हो, तो क्या करते हो, आप 2 या 4 दिन मिस करोगे। 2 या 4 दिन मिस करोगे तो आपका जो टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक क्या होगा, आपके बीच में छूट जाएगा, वो फिर समझ में नहीं आएगा। तो वो टॉपिक आपका परमानेंट वीक रहेगा। पहले सभी विद्यार्थी ऑफलाइन थे, क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए लगभग सभी की ये प्रॉब्लम थी। तो कुछ तो उनके वैसे टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते थे। यदि अपना 8 महीने का कोर्स चले यदि कोई कोचिंग में, तो उसमें से यदि आप ऐसे अलग अलग इंटरवल पे यदि 10-15-20 दिन भी आप मिस कर गए क्लास को, तो यूं मान के चलना आपके 4 या 5 टॉपिक तो वैसे ही गायब हो गए। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात,
इनमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा होता है। जैसे आप यदि कोई आप ऑफलाइन कहीं क्लास ले रहे हो, सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, आप 7 बजे की जगह कई बार 7:30 पहुंच पाते हो, कई बार 8 बजे पहुंच पाते हो, तो जो ये पहले वाला क्वेश्चन है वो आपके हमेशा मेमोरी से निकल जाएगा, स्किप हो जाएगा। वो आप चाहे कितनी बार बाद में पढ़ना, क्योंकि बाद में टीचर्स तो पढ़ाएंगे नहीं, ऑनलाइन वाला पहले कोई सिस्टम था नहीं कि वापस वीडियो देख लेंगे। वो तो जो निकल गया लेक्चर वो आप अपने साथियों से पूछोगे, लेकिन उन साथियों से पूछने के बाद भी आप में वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, वो समझ में नहीं आएगी जो एक टीचर समझा सकता है। इसलिए यहाँ भी आपको लॉस होता है। फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट भी खूब होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है, जैसे कोई टीचर आपकी क्लास ले रहे 7 से 9, मान लेते हैं टीचर के घर पे काम हो गया या कुछ टीचर नहीं आ पाया, तो आपको क्या है 2 घंटे उनमें आपको बैठना ही पड़ेगा क्लासरूम में, दूसरे लेक्चर के लिए, आपको अगले वाले लेक्चर के लिए इंतजार करने के लिए। तो ये 2 घंटे आपके टाइम वेस्ट हो गया। जबकि यदि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, अपन क्या करेंगे 2 घंटे कोई दूसरी चीज पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वाली क्लास ले लेंगे। तो यानी कुल मिला के ऑफलाइन में ऐसे करके टाइम वेस्ट भी खूब होता था। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो भी यही था कि पहले ऑनलाइन क्लासें नहीं थी, ऑफलाइन थी। ऑफलाइन की वजह से कुछ न कुछ सबके कुछ न कुछ मिसिंग होती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी, उसी वजह से सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते थे, तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं हो पाते थे, तो उसकी वजह से कंपटीशन कम था। ऑनलाइन आने की वजह से अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, दूसरी तीसरी बात, पहले टेस्ट सीरीज भी एक अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती थी। आप देख रहे होंगे कि कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी, कोई प्रैक्टिस बुक नहीं थी, बस आप पढ़ो और अपने ही स्तर पे उनके क्वेश्चन को सही करके आओ आरपीएससी में। लेकिन अब आप देखो, अब आप बेहतरीन टीचरों के द्वारा टेस्ट सीरीज मार्केट में आ रही है। जैसे अब हमारी टेस्ट सीरीज है, अब हमारी टेस्ट सीरीज आप खुद बिलीव करो कि एक आईआईटी बॉम्बे का विद्यार्थी आपके लिए केमिस्ट्री में टेस्ट पेपर बना रहा है और आपको केमिस्ट्री का कोर्स करवा रहा है, केमिस्ट्री का कोर्स करवा रहे। क्या आरपीएससी में देखो, आरपीएससी में तो बहुत तुच्छ क्वेश्चन आते हैं। यदि आप आईआईटी जेम का एग्जाम उठाओगे या नेट जेआरएफ का एग्जाम उठाओगे या सेट का एग्जाम उठाओगे तो आपको लगेगा कि सेकंड ग्रेड में तो कुछ ही क्वेश्चन नहीं आते। तो वो विद्यार्थी जो खुद ने कभी आईआईटी में टॉप किया था वो अब आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बेहतरीन कंटेंट देंगे, तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे तो आपके क्वेश्चन सही होंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी। केमिस्ट्री कोर्स हो गया। इसके अलावा हमारे जो सेकंड ग्रेड लगे हुए टीचर है जितेंद्र हुड्डा जी सर, वो भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर बनाते हैं। बायोलॉजी की मैडम है एक सेकंड ग्रेड प्रियंका मैडम, वो भी पेपर बनाती है। इसके अलावा फिजिक्स के सर है फर्स्ट ग्रेड, वो भी पेपर बनाते हैं। यानी सारी फैकल्टी लगी हुई फैकल्टी है, इनको नॉलेज है। इन्होंने क्या है अपने अपने जब जब ये तैयारी कर रहे थे तब बड़ी मेहनत की थी इन्होंने, क्योंकि ये आईआईटी का सफर किया था। जितेंद्र हुड्डा सर ने नीट का पेपर दिया था, किसी कारणवश नीट में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू उसको पढ़ाई को जारी रखा। इसी प्रकार प्रियंका मैडम बहुत ही कम नंबर से नीट में रह गए थे, तो इनकी भी बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो धीरे धीरे कहने का मतलब यही है। और रंजीत सर ने आईआईटी जेई का पेपर भी दे रखा है। यानी ये सारे 11th-12th वाले जो मेन एग्जाम होते हैं, 12th में जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, इनकी तैयारी कर रखी है। इनकी तैयारी की है तो इनको समझ विकसित हो गई सब्जेक्ट के बारे में। फिर धीरे धीरे इन्होंने स्टडी की, एनसीईआरटी को ढंग से समझा, खुद पढ़ा, और धीरे धीरे इनका सिलेक्शन भी हो गया और इनकी एक समझ भी विकसित हो गई, जो आपको बीच में अच्छे पेपर लेके आ रहे हैं। यदि आप ऐसे लेवल के पेपर दोगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के द्वारा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा और आपको पता चलेगी हमारी गलतियां कहां हो रही है। उसकी वजह से भी कट ऑफ बढ़ रही है। क्या होगा, उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ने का रीजन ये है कि आपको अपनी गलतियों का पहले से एहसास हो जाएगा। तो मेन एग्जाम में जब आप जाओगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको वहां गलती करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। तो कुछ ये फैक्टर थे, इसकी वजह से आरपीएससी का कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है। तो सर अब हम क्या करें, तो आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के आगे कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको 10 से 12 घंटा रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये तैयार हो, यदि आप 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो तो आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मैं ये आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगे नहीं लगे, लेकिन एक बात बता देता हूँ, आधे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो क्या है, टेलीग्राम पे पूरे दिन घूमते रहते हैं, पूरे दिन यूट्यूब पे घूमते रहते हैं और इधर उधर के चैनल देखते रहते हैं, और उनको लगता है कि शॉर्ट टाइम में कुछ सब कुछ मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात, उनको लगता है, जैसे कुछ ग्रुप में अपने साथी ऐसे भी है कि आप क्या करोगे, एक पेज डाल दोगे,
या एक लाइन डाल दोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये बताओ मेरे को कि क्या ये लाइन आपने आज डाली है, हो सकता है आपने पढ़ ली हो, क्या इसको नोट थोड़ी ना करोगे? ऐसे करके क्या होगा, धीरे धीरे आप भूल जाओगे और आपको लगेगा हाँ यार ये सही लाइन डाल रहा है, लेकिन वो लाइन आपके लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि आप बार बार टेलीग्राम देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर कोई और पैराग्राफ डाल देगा ये इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, उससे आप कोई बार बार टेलीग्राम पे आओगे लेकिन वो कहीं नोट नहीं होगी। इससे अच्छा तो आप ये करो ना कि पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ लो। पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ोगे तो अपने आप एनसीईआरटी लाइनें आपके दिमाग में छप जाएगी। एक एक लाइन आप इंपॉर्टेंट देखोगे तो हर चैप्टर में आपको भी पता है कि पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, आरपीसी कहीं से भी पूछ सकती है। लेकिन ये क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम में आपको प्रसिद्धि पाने का एक अच्छा निंजा टेक्निक जिसको बोलते हैं वो टेक्निक है। जैसे अब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे ये पता है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अब मैं उसकी एक लाइन उठा दूंगा और टेलीग्राम पे डाल दूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हो सकता है कि उससे मेरे 5-10 बंदे और आ जाए टेलीग्राम पे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि उससे आपको लत लग जाएगी। आप 10-10 मिनट बाद में टेलीग्राम देखोगे कि सर ने कोई और क्वेश्चन डाला, सर ने कोई और लाइन डाली क्या। वो इससे अच्छा तो आप पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम एक साथ ढंग से पढ़ो और खुद की शॉर्ट नोट्स बनाओ। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बिल्कुल गायब हो जाता है दुनिया से। आप 5-6 महीने बिल्कुल दुनिया से गायब हो जाओगे, टेलीग्राम से, यूट्यूब से, फ्री के चक्कर में रहोगे तो जीवन भर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और फ्री में आपकी उम्र निकल जाएगी। इसलिए प्लीज एक तो फ्री के चक्कर में मत रहो कि मुझे ये फ्री में मिल जाए, मुझे ये फ्री में मिल जाए। आज की डेट में हजार रुपए में कोर्स बिक रहे हैं, आपको एक IITian 1000 रुपये में पढ़ा रहा है। अब बताओ 1000 रुपये में क्या आता है, आप खुद ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखना और ये देखना कि 1000 रुपये में क्या आता है। यदि हजार के आप 3 सब्जेक्ट के कोर्स ले भी लिए तो 3000 रुपये आप जब जॉब लग जाओगे तो ये आपके 1.5 दिन की सैलरी है। 3000 रुपये 1.5 भी नहीं है, लगभग यूं मान के चलो 100 दिन की सैलरी है, इतने दिन की 2000 रुपये मिलेंगे आपको। तो आपको क्या है कि 1.5 दिन में आप 3000 रुपये कमा लोगे। और अभी आप 3000 रुपये देने के लिए आप 3000 नहीं देके आप फ्री के चक्कर में घूमते रहोगे कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पाएगी और डेफिनेटली बता रहा हूँ 100% दावे के साथ कह सकते हो सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर आपको लगेगा सर मेरी कहाँ कमी थी, आप फिर बोलोगे सर मेरी कमी यही है कि आप पूरे दिन तो ऑनलाइन रहते हो। इसलिए प्लीज मोबाइल फोन का यूज इतना ही करें जितना आपको जरूरत हो। जैसे कि आपको टेस्ट पेपर देना है, बिल्कुल आप टेस्ट पेपर दीजिए। जैसे आपको ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा है, उसकी वीडियो देखिए, बिल्कुल आप देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, उसके बाद मोबाइल से दूरी बना लीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब होता है आरपीएससी में जो पहली बार बच्चे बैठते हैं जिन्होंने कोई एग्जाम की तैयारी नहीं की है, जैसे नीट वगैरह की, IIT वगैरह की, तो उनमें क्या होता है, उनको पढ़ने की समझ ही नहीं होती। सही बता रहा हूं, उनको ऐसे समझ ही नहीं होती कि ऐसे भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। वो क्या करते हैं, वो टाइम पास वाली दिशा में ज्यादा चलते हैं। जैसे भीड़ चलती है उसी दिशा में वो चलते हैं। हाँ जी सर ये बहुत बढ़िया, हाँ जी सर ये बहुत बढ़िया, ये सर ये करवा दो, वो करवा दो, सर ये करवाओ, वो करवा देते हैं, फिर उनका कुछ नहीं होता। इससे अच्छा प्लीज आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, ये चीज आपके अंदर समझ में आनी चाहिए कि फ्री में यदि आपको करवा भी दिया तो पहली बात तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात आप उस चीज को पढ़ ही नहीं पाओगे। आपने कोर्स लिया है तो आपको एक ललक रहेगी, ऐसा रहेगा कि हाँ यार मेरे को ये पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने, मुझे पढ़ने हैं, फिर बार बार रिवाइज करना है, फिर DPP सोल्व करनी है, फिर PYQ सोल्व करनी है, फिर NCERT पढ़नी है, यानी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। और जिसकी रेगुलरिटी होती है उसी का सिलेक्शन होता है। तो जो 10-12 घंटे मेहनत करेगा और वो भी सही डायरेक्शन में करेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। चाहे यूट्यूब पे आके कोई भी ज्ञानी कैसे भी बोल दे, अलग अलग टीचर्स अलग अलग थॉट रखते हैं। हो सकता है कोई टीचर्स आपको प्रभावित ज्यादा करता है, हो सकता है मेरी बातें आपको प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन जो प्रभावित हो या नहीं हो, लेकिन सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि आपको सिलेक्शन लेना है तो इसको 10-12 घंटे को आप 3 टुकड़ों में तोड़ो। 12 घंटे आपको ही पढ़ना ही पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। उसको 3 टुकड़ों में एक पेपर फर्स्ट के लिए तोड़ो। पेपर फर्स्ट जीके का पोर्शन है, इसमें भी नंबर लेके आना बहुत जरूरी है, तो इसको आप मिनिमम 2 से 3 घंटे दीजिए। इसके लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैंने भी बहुत ही कम टाइम में जीके तैयार किया था। उसी स्ट्रेटेजी से आपको बताऊंगा कि कम टाइम में जीके कैसे तैयार होता है। कोई ये नहीं है कि जीके के आप सर हाँ जी नोट्स बना लिए, अब इसके रट्टे लगाते रहो भूलते रहो, रट्टे लगाते रहो भूलते रहो, नहीं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए भी आपको इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताएंगे कि पेपर फर्स्ट चाहे आप कम पढ़ो,
लेकिन जितना पढ़े उतने अपने सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताई। अब क्या होते हैं महापुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं, आपको बड़ी बड़ी बुक्स के नाम बता देंगे कि आप ज्योग्राफी में ये ले आओ, पॉलिटी में इसकी पढ़ लो, हिस्ट्री में इसकी पढ़ लो। और उनसे तो अच्छा है कि आप अपना लिमिटेड मैटर पढ़ो और उसको इतनी बार पढ़ो कि वो मैटर आपके दिमाग में छप जाए। यदि उनमें से आपके 80% क्वेश्चन भी आ गए तो वो 80 में से 70% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी के 100 में से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड बनेगा, डेफिनेटली। और यदि कि विद्यार्थी कोई इधर उधर ग्रंथ के चक्कर में पड़ा है, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने के चक्कर में है, और यदि उस बुक्स में 100 में से 100 क्वेश्चन आ भी गए, तो आपको भी पता है एक तो आप 40 पेज पढ़ोगे और एक आप 500 पेज पढ़ोगे, याद कौन से रहेंगे? 40 वाले। ये 500 आपकी याद भी नहीं रहेंगे। 100 में से 60 वैसे ही आप करोगे, उनमें से 20-30 गलत और हो जाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ता है डीप में उनकी चीजें वैसे धुंधली रहती है, पूरी तरह से याद नहीं रह पाती। तो उनमें क्या होता है, उनको लगता है यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है। उस पढ़ने के चक्कर में वो क्या करता है, फिर उस क्वेश्चन के आंसर लगाता है, कोई टिक करेगा, तो वो डेफिनेटली उसका गलत हो जाएगा। जब तक आपको 100% श्योर नहीं हो तब तक आप उस क्वेश्चन के बारे में करने की सोचना भी मत। क्योंकि यदि आप ऐसे 100% श्योर नहीं हो, आप 10-15 क्वेश्चन पे तुक्के लगा दिए, यदि वो गलत हो गए तो सोचना आप सिलेक्शन से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आप कम पढ़ो। मैं तो ये बोल रहा हूँ ढंग की चीज पढ़ो और उतनी पढ़ो कि आपके 70% नंबर आ जाए। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपके बीच में मैं लेके आऊंगा कि पेपर फर्स्ट कैसे तैयार करें। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड में आपको कितने घंटे देना है? लगभग आपको 8 घंटे देना है, लगभग 8 घंटे देना है। 8 घंटे में कैसे देना है अभी आपको मैं एक एक चीज बताता हूं। जैसे सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यदि कोई है तो केमिस्ट्री है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग फर्स्ट पे यही है, सेकंड स्कोरिंग ये है, और थर्ड सबसे कम जिसमें नंबर आते हैं वो है फिजिक्स। सबसे कम नंबर आते हैं, सबसे कम नंबर आते हैं, तो सबसे कम नंबर वाली फिजिक्स है। तो अपने क्या करना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे ये पता है इसमें पेपर इजी आता है। इसमें क्या आता है? पेपर इजी आता है। तो जिसका पेपर इजी आए उसमें मैक्सिमम नंबर लेके आए। तो अपने को सबसे पहले केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। यदि किसी की केमिस्ट्री कमजोर है तो आप ये कोशिश करना इसको 3 से 4 घंटे दो। आप ये आपको शुरू में 2-3 महीने में आप 3 से 4 घंटे दोगे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर बायो में लगभग आप 2 से 3 घंटे दो। मैं तो बोल रहा हूँ बायो में आप 2 घंटे दो तो भी मोर देन सफिशियंट है। आप लंबे टाइम तक ये 2 घंटे दे दिया तो भी बहुत ज्यादा है। और फिजिक्स में भी आप 2 घंटे दो, तो ये हो गया अपने 7 घंटे का। और 1 घंटे आप पढ़ो टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी वगैरह भी आप पढ़ सकते हो। उनमें 1 घंटे में रेगुलर पढ़नी है, लेकिन ये चीजें रेगुलर पढ़नी है आपको कि मुझे इतने पढ़ना ही है। अब सर केमिस्ट्री में 3 घंटे हमने पढ़ भी लिया, सपोज करो केमिस्ट्री हमने 3 घंटे पढ़ भी ली, इस 3 घंटे में क्या क्या पढ़े वो मायने रखता है। देखो मैं तुम जो मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है वो 2 घंटे हमारे लेक्चर देखते हैं। 2 घंटे क्या देखते हैं? लेक्चर, लेक्चर देखते हैं। लेक्चर देखने के बाद क्या करते हैं, आधा घंटा लेक्चर से पहले 30 मिनट पहले पिछला रिवीजन करते हैं, पिछला रिवीजन करते हैं। कितने घंटे हो गए सर? 2.5 घंटे हो गए। उसके बाद बच्चे वे 30 मिनट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे वे 30 मिनट जैसे आपका टॉपिक हो रखा है, जैसे आप अभी केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है तो आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो रखा है, तो जो पीछे 30 मिनट बचेंगे उसमें आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। 3-4 दिन में आप इनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में क्या होगा, केमिकल कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक आएगा, फिर आप केमिकल के शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे और साथ में इनका रिवीजन करते चलो। तो ये यदि स्ट्रेटेजी किसी ने 3 घंटे की लगा ली, कैसे? 2 घंटे आप लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ खुद के, फिर 30 मिनट आप क्या करोगे, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 अपलोड हो रहा है तो आप लेक्चर नंबर 1 को एक बार सरसरी नजर से देखो, आधा घंटे उसमें टाइम लगाओ आप। फिर बच गए सर 30 मिनट, और हो सकता है इसमें 20 मिनट लगे आपको, इसमें 40 मिनट लग जाए, तो अगले जो 30 मिनट बच गए उसमें क्या करो, आपको जो पहला चैप्टर है उस जो कंप्लीट हो चुका है उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए।
इतना कर लीजिए। मैं बोलो एनसीईआरटी वगैरह मैं सब कवर करवा दूंगा, एक भी एनसीईआरटी लाइन बाहर नहीं जाएगी, आप निश्चित रहे। एक भी क्वेश्चन अपना, जो मैं गारंटी इस चीज की दे सकता हूं, ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूं कि यदि किसी ने हमारे से केमिस्ट्री पढ़ ली तो 40+ क्वेश्चन हमारे एज इट इज मिलेंगे आपको, 40+ क्वेश्चन हमारी थ्योरी सेशन से मिलेंगे। कंडीशन ये है कि थ्योरी को आपको ढंग से समझते हुए और ढंग से याद करके जाना है। और वो कैसे होगी, वो आप लेक्चर बनाओ, उसके बाद रिवीजन करो, और उसके बाद में जो कंप्लीट हो गया चैप्टर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी अपनाओगे तब जाके आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री में 3 से 4 महीने में कॉन्फिडेंस आएगा, 3 से 4 मंथ में। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं क्या करेंगे, 3 दिन ये स्ट्रेटेजी अपना लेंगे, चौथे दिन उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर मुझे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस अचानक आए, कोई भी दुनिया में कोई भी काम अचानक कुछ नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते करते जब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे तब तक आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 4 दिन पढ़ने से यदि सिलेक्शन होता फिर तुम्हें तो आईएएस हो जाता आज। भाई आईएएस तो हर किसी का सपना होता है, हमारा भी सपना था, हम भी मेहनत की थी। तो ऐसे यदि 3-4 दिन पढ़ने से यदि परफेक्शन आ जाता तो आज फिर हम तो आईएएस होते। परफेक्शन तभी आता है जब आप मेहनत करते रहोगे, रेगुलर मेहनत करोगे, दिमाग में नए नए आइडिया जाएंगे, आपको नए नए क्वेश्चन पुटअप होंगे, उनका आंसर आप ढूंढोगे। और धीरे धीरे यदि आप ये प्रैक्टिस 3-4-5-6 महीने कर ली तो डेफिनेटली आप विश्वास नहीं करोगे 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन अब मैं एक और बात बता देता हूं कि यदि ये बात मेरी वाली बात मान लो 1000 विद्यार्थियों ने देखी, 1000 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थी इस पे अमल करेंगे, 900 विद्यार्थी तो उसी टाइम रिजेक्ट मार देंगे, बिल्कुल सर सही नहीं बता रहे। ऐसे थोड़ी ना होता सिलेक्शन। सिलेक्शन तो ऐसे होता है, वो खुद की एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, खुद के विचार रखते हैं, जिनसे सिलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्या परेशान नहीं होना चाहते, वो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं हर चीज में। शॉर्टकट, सर कोई ऐसी चीज बताइए, मेरे पास मैसेज आता है शॉर्टकट बता दीजिए सर, इसका भी शॉर्टकट बता दीजिए। शॉर्टकट से कभी सिलेक्शन नहीं होता भाई। आप शॉर्टकट पढ़ रहे हो, कोई तो लॉन्ग कट से भी पढ़ रहा है, कोई तो डिटेल भी पढ़ रहा है, हर चीज की उसको नॉलेज ले रहा है। तो आपकी शॉर्ट वाली नॉलेज काम आएगी या फिर लॉन्ग वाली? यदि आपकी शॉर्ट से मान लेते 40 में से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40 में से 20 ही होंगे, और यदि उसके लॉन्ग में से 40 में से 38 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो लॉन्ग कट मेथड आपको भी पता है कि सारी चीज डिटेल में पढ़ोगे तो क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। अपन क्या करते हैं कि कोई भी चीज डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं करते। अपन को ऐसा लगता है कि इस ये केमिकल इक्विलिब्रियम इसके कोई 3 पेज में मेरे को कंप्लीट करवा दे, तो 3 पेज में जो कंप्लीट करवाएगा वो 100% कंप्लीट नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। और उसमें 100% क्वेश्चन आए ये भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्लीज अभी शुरू में मेहनत करो आप। ये जो आप बता रहे हो शॉर्टकट तरीका, ये सब मेरे को आते हैं, लेकिन ये एग्जाम के टाइम में बताएंगे, उससे पहले बताएंगे तो आपका कुछ नहीं, आपके हाथ पैर में कुछ नहीं होगा, और जो वास्तव मेहनती विद्यार्थी उनका और लॉस हो जाएगा। इसलिए यह 100 बच्चे अपने इस बात पे अमल करेंगे। 100 में से क्या करेंगे, 50 विद्यार्थी ऐसे होंगे उनको जोश रहेगा, तो वो 5-6 दिन तो इस पे अमल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे भूल जाएंगे कि सर ने कुछ बात बोली भी थी। 50 विद्यार्थी ऐसे होंगे, इनमें से 20 से 30 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कम से कम 20 दिन या फिर महीने भर, 1 मंथ का रेगुलर प्लान बनाएंगे और वास्तव में 1 महीने रेगुलर तैयारी भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें काम हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, या फिर धीरे धीरे कोई और सब्जेक्ट से लगाव हो जाएगा। जो ये स्ट्रेटेजी बताई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, अगले 6 महीने इनकी धीरे धीरे अपने आप ही डाउनफॉल आ जाएगा, तो ये भी रेस से बाहर हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 1000 विद्यार्थियों में 20 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रेगुलरिटी के साथ में पढ़ेंगे, और यही 20 विद्यार्थी लास्ट तक आते आते फाइनल जो मेरिट होती है उनमें इनका नाम रहेगा। बाकी आप खुद देख लेना, आप खुद, मैं ये बोल रहा हूँ ये सारी मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, एक आम स्टूडेंट के मन में क्या होता है उनके बारे में, क्योंकि हम भी वहीं से उठे हुए हैं। आप अपने दिल पे हाथ रखना, और आप, मैंने ये जो बताई है ये बात आप सोचना कि आप गलत, मैं गलत बता रहा हूँ, इसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप पे भी बीत रही है ऐसी बातें, कि आप कोई भी किसी भी टीचर्स की बातों को लगातार आप फॉलो नहीं कर सकते। आप कुछ दिन करोगे जोश में, फिर आप यूट्यूब पे नया वीडियो देखोगे, फिर नया जोश आएगा, फिर नई स्ट्रेटेजी अपनाओगे, फिर पुरानी वाली भूल जाओगे, और धीरे धीरे ऐसे करके आपका कचरा बन जाएगा और सिलेक्शन से बहुत पीछे चले जाओगे। तो केमिस्ट्री में तो ये अपनानी है अपने को। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। सेम बायोलॉजी में, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में थोड़ा सा अपने को पता है कि जीके टाइप के पोर्शन ज्यादा रहता है, यानी रटने वाली चीजें ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि समझ के साथ में रटने वाली भी अच्छी खासी चीजें हैं, तो रटने वाली चीजें इसमें ज्यादा है। तो इसमें आप क्या करो, एक तो शॉर्ट नोट्स बनाओ इनके,
टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स, खुद के जो नोट्स बनाओ। और उसमें ये मैं ये बोलूंगा आपको कि इसमें आरबीएससी बुक जरूर पढ़ो। आरबीएससी बुक है ना, इसको जरूर पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी की बुक पढ़ो और रेगुलर पढ़ो उसको। जैसे एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप क्या करोगे, इसके शॉर्ट नोट्स उसी टाइम बनाओ। बायोलॉजी में क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हुआ, पहले आप ये नहीं है कि चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है आप उसको पढ़े जा रहे हो, पहले उसके बारे में आप कोई भी कोर्स से उसके बारे में समझ विकसित करो, उस चैप्टर की समझ विकसित करो। समझ विकसित करने के बाद में क्या करो, आरबीएससी बुक पढ़ो। आरबीएससी बुक पढ़ते ही तुरंत उसके क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये काम करना है। ये काम आपने कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ोगे। जैसे 2 दिन बाद दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। और ये तो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, ये तो एग्जाम के टाइम काम आएंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब तक एग्जाम से 2 महीने नहीं बचे, यानी शुरू के अब की 6 महीने, आज से लगभग जुलाई तक का टाइम या जून लास्ट तक का टाइम है ना, वहां तक क्या करोगे आप, रेगुलर उस एनसीईआरटी को, पूरी एनसीईआरटी को पढ़ो। आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स तो बाद में काम आएंगे। क्योंकि अभी से हम शॉर्ट चीजें पढ़ने लग जाएंगे तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन हो सकता है अपने शॉर्ट नोट से नहीं आए, तो अपने पहली बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ भी ली, आरबीएससी पूरी पढ़ भी ली, लेकिन अपने क्या है, एक बार ही पढ़ी, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स के चक्कर में पड़ गए, तो अपने आरबीएससी की जो अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं है वो चीजें धीरे धीरे अपने दिमाग से स्किप होने लग जाएगी। और वहीं से यदि क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे धुंधली नजर आएगा कि हाँ कुछ मैंने इसे पढ़ रखा है, लेकिन एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं आएगा, तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए शुरू में आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर ढंग से पढ़ने हैं। आप उस चैप्टर को 2 या 3 बार ढंग से पढ़ो, फिर ऐसे लगे आपको जून जुलाई आ गई, अब अपने पास टाइम कम है, फिर आप क्या करोगे, आपको वैसी समझ विकसित हो जाएगी तब तक, तो फिर आप लास्ट में शॉर्ट नोट्स पढ़ो। और सबसे बेस्ट ये बात है कि आरपीएससी की पीवाईक्यू लगाओ। जो चैप्टर अपने सिलेबस में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर के हो, चाहे लैब असिस्टेंट के हो, चाहे आरपीएससी एसीएफ के हो, चाहे एफआरओ के हो, चाहे एफएसओ को, किसी से भी आपको मिले, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लगाओगे पीवाईक्यू के, तो धीरे धीरे आपको क्या अपनी कमी नजर आएगी कि मेरे क्वेश्चन कौन से पोर्शन में ज्यादा गलत हो रहे हैं, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है। यदि आपको वो पोर्शन वीक है तो उसकी पहले आप समझ विकसित करो। आपको लगता है कि मैंने वीडियो लेक्चर वगैरह देख लिया, अब मेरे दिमाग में थोड़े थोड़े उसके बारे में पिक्चर क्लियर हो गई कि ये चैप्टर ऐसा ऐसा है, इनके बारे में ये बात बोलना चाह रहा है, ये बात बोलना चाह रहा है। उसके बाद आप वापस आरबीएससी की बुक को पढ़ो। ऐसे 2-3 बार आप रेगुलर फॉलो करो। और ये तभी फॉलो होगा जब आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की कि मेरा क्वेश्चन आखिर गलत क्यों हो रहा है। जब तक आपके अंदर ललक नहीं होगी, अंदर आग नहीं होगी सिलेक्शन की, तब तक कुछ नहीं होगा। ये मोटिवेशन यूट्यूब जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ये कुछ नहीं होते हैं, ये बंदों की साइकोलॉजी से खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह आपको ज्ञान दूं। मैं कोई साइकोलॉजी से आपको खेलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये सच बता रहा हूं कि जब तक आपके अंदर आग नहीं है सिलेक्शन लेने की, आप दुनिया से प्रभावित हो रहे हो, आप मेरे से प्रभावित हो रहे हो, आप घर वालों से प्रभावित हो रहे हो, रिश्तेदारों से प्रभावित हो रहे हो, उनके चक्कर में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए अंदर आग होनी चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पापा क्या सोच रहे हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं, और पड़ोसी क्या सोच रहे हैं। मुझे यही चाहिए कि मुझे एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए, एक सेकंड ग्रेड बनना है मेरे को। और जब तक आपके अंदर ऐसा कोई लक्ष्य के प्रति आग नहीं होगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे कोई भी आप किसी से भी पढ़ ले, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ ले, कितने बड़े ज्ञानी की आप वीडियो देख लेना, कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है उनको फॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए प्लीज एक तो अंदर से आप ललक जगाएं कि मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है। और जब तक अंदर से ललक नहीं होगी, तब तक ये जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान सारे अधूरे हैं। तो बायोलॉजी में आपको ये करना है। अब क्या करेंगे सर, फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है, आम स्टूडेंट की फिजिक्स कमजोर होती है, लेकिन सिलेक्शन तो लेना है हमें, तो फिजिक्स छोड़ तो नहीं सकते। तो यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई टीचर आपको ऐसा बोलते हैं कि फिजिक्स स्किप कर दो, क्या कर दो, फिजिक्स स्किप कर दो, इसका मतलब वो आपका सिलेक्शन चाहता ही नहीं है, वो नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप फिजिक्स स्किप कर रहे हो। भाई मेरे 1.5 लाख बच्चे देख बैठ रहे हैं, यदि 1,20,000 लोगों ने स्किप कर भी दी तो भी 30,000 बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, तो सिलेक्शन तो वही लेंगे। इसलिए प्लीज फिजिक्स को स्किप नहीं करनी है, चाहे कम पढ़े, लेकिन फिजिक्स पढ़नी जरूर है अपने को। अब फिजिक्स में क्या है, सिलेक्टेड चीजें पढ़ो। इसमें क्या करो, सिलेक्टेड पढ़ो। यदि आपको कम आ रही है कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्टेड पढ़ो। सिलेक्टेड में आप क्या करो, कम से कम इसमें
फिजिक्स में लगभग 35 से 38 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या हो सकता है मैक्सिमम 40 क्वेश्चन तक भी आ जाए। ठीक है, यदि मान ले 40 क्वेश्चन आते हैं, अपने आइडिया लेके चलते हैं, यदि 40 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं एग्जाम में, तो हम क्या करना है, हमें इतना पढ़ना है कि इन 40 क्वेश्चन में से मेरे 25 क्वेश्चन के आसपास सेट बैठ जाए। 25 क्वेश्चन मैं कर सकूं, करने का मतलब है सही नहीं है, 40 में से 25 क्वेश्चन मैं करूंगा, उनमें से कुछ क्वेश्चन मेरे गलत होंगे, और ये ले दे कि मेरे 17-18 क्वेश्चन बचेंगे, यानी 50% नंबर के आसपास यदि फिजिक्स में आपके आ रहे हैं, या 40% नंबर भी फिजिक्स में लेके आ रहे हो आप। कहने का मतलब है यदि आप 16 क्वेश्चन तक भी सही कर रहे हो, काट पीट के यदि आपके 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप अच्छी पोजीशन में हो, सिलेक्शन लेने वाली पोजीशन में हो। कोई तो ऐसे बोलेगा 5 क्वेश्चन सही, 5 क्वेश्चन हो, चाहे मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन सही हो जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। टाइम निकल गया। एक टाइम था जब होता था, क्योंकि उस टाइम सीटें भी 3-3 हज़ार पोस्ट आती थी। इस बार पोस्टें देखो, कंपटीशन देखो, जो बच्चों का लेवल है उनको देखो, कि आप खुद को कंपैरिजन करो। जो आपके फ्रेंड सर्किल है, आप बोलोगे सर कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, तो जरूरी थोड़ी ना आपके फ्रेंड में से सिलेक्शन होगा। कोई ऐसे भी होंगे जिनकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जीके पे वो कमांड कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये सोचते रहोगे सर हमारे तो फ्रेंड वो भी नहीं पढ़ रहा, वो भी नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा फिजिक्स, हमारे तो उस सर ने बोल दिया था फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सर बोल दिया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो वो सर दिखेंगे नहीं आपको। इसलिए प्लीज फिजिक्स को स्किप नहीं करनी। यदि आप चाहते हो मेरा सिलेक्शन हो, तो फिजिक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ कम पढ़ सकते हो, जो टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आते, आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, उनको छोड़ सकते हो, लेकिन उनमें आप ये कोशिश करो कि आप लगभग फिजिक्स के 70% सिलेबस रिव्यू, आपको 70 या 60% से लेके ऊपर, यानी 60 से 70 या 60 से 70% सिलेबस को क्या करोगे आप, ढंग से पढ़ो इसको। 60 to 70% सिलेबस को पढ़ना है, उसमें से क्या करोगे आप, 60 से 70% को ढंग से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, इनमें एक एक चीज को समझोगे, तब जाके मेन एग्जाम में आपको 40% क्वेश्चन बनेंगे। 40% पेपर में आना जरूरी है फिजिक्स में, क्योंकि इस बार आप कट ऑफ वो मत लेके चलना कि सर 50% आ जाएंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाए। इस बार कट ऑफ 300 के इर्द गिर्द आएगी। यदि वैसे ही पेपर आया जो पीछे आ रहा है अभी आरपीएससी का, यदि वैसे ही पेपर आया तो 300 नंबर के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी। इसलिए प्लीज अपने को कट ऑफ से मतलब नहीं है, अपने को अपनी नॉलेज से मतलब, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या करोगे, आपको टॉपिक करना है, टॉपिक करने के बाद इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ आप, 100, 150, 200, 100, 150, 200 क्वेश्चन लगाया करो आप। तो आपको धीरे धीरे ये, जब आपके अंदर ऐसे ललक होनी चाहिए कि मैं फिजिक्स तैयार करके ही रहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स को शुरू में आप 3 घंटा या 4 घंटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, आरपीएससी के क्वेश्चन और कहीं से क्वेश्चन, एलन मॉड्यूल के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन मिले तो नीट के क्वेश्चन, और भी छोटे छोटे लेवल के कोई भी क्वेश्चन मिले आप उनकी प्रैक्टिस करो, भरपूर प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस कर लोगे आप तो धीरे धीरे आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा। और ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको कम से कम 3-4 महीने रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो मुझे सिर्फ 40% नंबर ही चाहिए फिजिक्स में, काट पीट के, यानी नेगेटिव वगैरह सब करके मुझे 40% नंबर चाहिए। यदि किसी के 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब वो फिजिक्स में सेफ स्कोर की तरफ जा रहा है। बस उसके लिए कंडीशन ये, यदि यहाँ आपके 40% आ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपके 65-70% क्वेश्चन सही होने चाहिए, और बायोलॉजी में भी आपके 60 से 65 क्वेश्चन बचने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप कहीं हो फिजिक्स में 40 लेके आ रहे हो, केमिस्ट्री में भी 40 लेके आ रहे हो, बायोलॉजी में सर 40 लेके आ रहे हो, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि यदि आपके फिजिक्स में नंबर कम आ रहे हैं तो इन 2 सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन आपको करना होगा, आपको हद से ज्यादा इनमें पढ़ना होगा, तब जाके इनमें अच्छा स्कोर आएगा, और अच्छा स्कोर आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी आज की अपनी स्ट्रेटेजी कि सर हम सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। अगली जो स्ट्रेटेजी है, अगला जो वीडियो है, उसमें मैं आपको जीके के बारे में बताऊंगा और टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे तैयार करें। इनकी तैयार मेरे पास, आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, मेहनत। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरी यही शुरू से धारणा थी, मेरे जितने भी साथी है उनका सिलेक्शन भी और रखा है हर जगह, वो उनकी भी यही धारणा थी कि अब जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। कुछ बच्चे तो ये होते हैं, मैं देखता हूँ पूरे दिन टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, इस ग्रुप में मैसेज कर दिया, उस ग्रुप में मैसेज कर दिया, सर ये दे दो, सर वो दे दो, सर टेस्ट सीरीज दे दो। अब एक बात बताओ, मैं आपको 100 टेस्ट, अभी 100 क्वेश्चन दे दूंगा, डीपीपी दे भी रहा हूँ मैं, मान लेते मैं 100 क्वेश्चन आपको दे दिए, तो वही सेम टेस्ट पेपर बना के दे दिए, सपोज करो जैसे टेस्ट सीरीज होते वैसे टेस्ट सीरीज में दे दी, क्या आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? जब आपको उसके सब्जेक्ट, उसके बारे में नॉलेज नहीं है,
और आप बोल रहे हो सर टेस्ट सीरीज दे दो। सर वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सर वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। उनके चक्कर में कोई टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज खुद ही बना रहा है, और वो आपको ऐसे बोल रहा है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, इनमें से पेपर आएगा। टेस्ट सीरीज से कोई पेपर आए 100% कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, कोई टेस्ट सीरीज को हम रटने के पर्पज से नहीं देते। टेस्ट सीरीज हम इसलिए देते हैं कि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, हमने जो कुछ पढ़ा है इस टॉपिक में, हमने जितना हमारी एफिशिएंसी थी हमने उतना पढ़ चुके हैं। चाहे कोई भी कहीं से भी आप पढ़ो, एनसीईआरटी से, प्लस कोई भी टीचर को फॉलो करो, प्लस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हम अब हमारा 100% इसमें दे चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम आंकलन करना चाहते हैं खुद का कि हमने 100% दिया। अब हमारे जो एग्जाम है, जो टेस्ट सीरीज ले रहे हो, टेस्ट सीरीज में आप पेपर दे रहे हो, उसमें मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसमें मेरा दिमाग कहां तक जा रहा है, उस आकलन को चेक करने के लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो साधारण बच्चा है, जिन्होंने कभी भी नीट के, आईआईटी की इनकी कोचिंग नहीं की, तो उसको ये नहीं पता चल पाता कि टेस्ट सीरीज किस लिए होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, 100 में से 30 बच्चे तो इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि टेस्ट सीरीज का मतलब होता है उन टेस्ट पेपर के रट्टे मार लो। उनको ऐसे ऐसे फीलिंग आती है कि सर टेस्ट पेपर के रट्टे मार ले, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। भाई टेस्ट पेपर के रट्टे मारने से सिलेक्शन होता है तो फिर तो मैं दे दूंगा आपको 1000 ट्यूशन दे दूंगा, 1000 ट्यूशन के आप रट्टे लगा लो। रट्टे नहीं लगाने। जब तक आप जब तक ये आप ब्रॉड नहीं सोचोगे, लंबे, देखो दो टाइप के आपको अपने देखते हैं, दो टाइप के विद्यार्थी होते हैं। एक होते हैं लंबे रेस के घोड़े, अपने जिसको बोलते हैं, जिनकी सोच होती है वो बहुत आगे की होती है। वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच ऐसी होती है कि उनको लगता है कि मेरे को हर एक टॉपिक में नॉलेज होनी चाहिए। वो होते हैं लंबे रेस के घोड़े, जो कि हर एग्जाम पास कर सकते हैं। और एक होते शॉर्ट टाइम के घोड़े, बस सर मुझे भागना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये जैसे वैसे करके रट्टा रोटा मार के मेरे को सिलेक्शन हो जाए। और उनका सिलेक्शन होता नहीं है, फिर वो बैठ जाते हैं कि सर क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो मेहनत खूब की। आपने मेहनत की, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ मेहनत की, लेकिन आपने मेहनत गलत डायरेक्शन में कर ली। आपने वो जो एनर्जी अपनी, वो एनर्जी आपको क्वेश्चन के रट्टे लगाने में निकाल दी। यदि यही एनर्जी आप समझने में लगाते, एनसीईआरटी की लाइनों को समझते, फिर आप क्वेश्चन करते, फिर आपको अपनी कमजोरी पता चलती, अच्छा मैंने ये पढ़ा था लेकिन मेरे को एग्जाम में यहाँ गच्चा खा गया, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होते। आपने कंसेप्ट तो क्लियर किए नहीं, पहले से ही आपकी धारणा बनी हुई है, रट्टा मार लो। कुछ बच्चे ये भी होते हैं, मैं आपको सभी बच्चों का एक आंकड़ा लेके आया हूं इस बार अपन जो तथ्य वाली बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट पेपर में मान ले 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो कुछ ढंग से है नहीं। हाँ हो सकता है, ऐसा भी नहीं है सारों के लिए, मैं एक ऐसे बता रहा हूँ ऑन एवरेज बच्चों के लिए। अब उनके क्या, उन्होंने 20 क्वेश्चन तो उनके हो सकता हो गए हो, 20 क्वेश्चन उनके 40 में से हो गए। 20 क्वेश्चन जो नहीं हुए, अब वो उनके पीछे नहीं जाएंगे कि इनके पीछे क्या लॉजिक है, नहीं, वो 20 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नोटबुक में क्या करेंगे, वो 20 क्वेश्चन वहां से नोट कर लेंगे, और इनके फिर क्या, जब भी टाइम मिलेगा इनके रट्टे घोटते रहेंगे। तो ये मान लेना कि आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये 20 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, तो आप इनमें इनके पीछे का लॉजिक समझो कि ये 20 क्वेश्चन आखिर मेरे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मेरे को समझ नहीं क्यों नहीं आई, कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्यों नहीं समझ पा रहा, या फिर कहाँ कमी रहेगी, मेरे याद क्यों नहीं रहा। उनके बारे में आप काम करो। छोटी छोटी चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएगी। कि ये 20 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ये 20 क्वेश्चन सही हो गए, इसका मतलब इन जो 20 क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है ये तो मेरे के लिए, लेकिन ये 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये क्यों गलत हुए, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूं वहां तक का, उसके पीछे आप काम करो। नहीं कि आप इसको नोटबुक में छापने के लिए तो 20 क्वेश्चन और दे दूंगा मैं, फिर और छापते रहो। नोटबुक से छापने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। नोटबुक के सभी में आपको पता है बड़े बड़े ग्रंथ है, आपको पता है एनसीईआरटी से पूरा पेपर बनता है, फिर भी आपका क्वेश्चन सही क्यों नहीं होते। तो नोटबुक में छापने की बजाय दिमाग में छापो आप कि मेरे को आखिर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसके पीछे जाना है मेरे को। 2-3 घंटे दिया करो आप, टेस्ट पेपर देने के बाद 2-3 घंटे आप आके रूम पे और ये देखा करो, ये क्वेश्चन यहाँ से आया मेरा क्यों गलत हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ से आया मेरा क्यों गलत हुआ, अच्छा ये कंसेप्ट था मेरे को, मैं तो भूल ही गया। ऐसे ही आप करोगे तब जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे। क्या हुआ, पेपर दिया जी सर दे दिया, अब सर हो गया गलत, ठीक है सर पढ़ा है पेपर, देखेंगे कल देखेंगे परसों देखेंगे, उस पर आप एनालिसिस नहीं किया, तो फिर वो आपका टेस्ट पेपर दियो या नहीं दो बराबर हो गया। टेस्ट पेपर देने के बाद में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आखिर गलतियां कहाँ हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें कुल मिला के, ये आज का जो सेशन इसमें छोटी छोटी चीजें जिन पे आम विद्यार्थी
जो सिलेक्शन लेने वाला विद्यार्थी है वो हो सकता है पहले से ये स्ट्रेटेजी अपना रहा हो, लेकिन 90% जो बच्चे हैं या 80% जो बच्चे हैं वो जो इधर उधर भटकाव की स्थिति में रहते हैं, जिनका माइंड क्लियर नहीं हो पाता, जिनके विजन्स क्लियर नहीं है, या फिर जिनका मनोबल इतना नहीं है कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ, वो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि आप अपना मनोबल बढ़ाइए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास आपको रखना है कि मेरा होगा, किसी का हो या नहीं हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। इसी आत्मविश्वास के साथ आपको रेगुलर पढ़ना है, और जैसी आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना है। फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फिर केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, और बायो में आपको क्या करना है, थ्योरी को बार बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनानी है, प्लस उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रेटेजी आपको रेगुलर 6 मंथ तक फॉलो करनी है। जून जुलाई में, इसके बाद क्या होगा, जून जुलाई, जून में हम क्या करेंगे, फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज लेके आएंगे आपके बीच। फुल सिलेबस बोले तो कम से कम 10 पेपर बनाएंगे हम। 10 पेपर ऐसा बनाएंगे जिनमें पूरा सिलेबस कवर होगा। यानी आपको 15 दिन पहले टाइम दे देंगे कि हम इतने तारीख से आप टेस्ट सीरीज जो वो टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं, तो उससे पहले आप 15 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करो। उसके बाद 10 टेस्ट पेपर ऐसे बनाएंगे कि आपको फुल सिलेबस का होगा। तो उसमें आपको अपनी कमियां पता चलेगी कि मेरे को पूरा पेपर, जैसे आरपीएससी अपना पेपर बनाएगी तो कहाँ मेरे क्वेश्चन में क्या फॉर्मूले मिस कर रहा हूँ, कहाँ कौन सी चीजें मिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे उन पे आप काम करोगे। और ये पेपर आपको लगभग 1 महीने पहले पूरे हो जाएंगे, पेपर मेन एग्जाम के 1 महीने पहले। उस 1 महीने में आपको जो कमी वाली चीजें आपको ऐसे लगे मुझे यहाँ कमी है, उन पे आपको काम करना है। और फिर जब आरपीएससी के एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले एक और पेपर लेंगे, ताकि आपका मनोबल हाई हो और उस पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आरपीएससी में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूं कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उस पर आप काम करोगे, उस पर अमल करोगे, उसी को आगे बढ़ाओगे और सिलेक्शन वाली रणनीति लेके आओगे। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से असहमत भी होंगे। यदि आप असहमत हो तो प्लीज एक बार आप जरूर इस पे एक बार मनन करना कि मैंने जो बात बोली है क्या मैंने गलत बोली है। ऐसे आप मनन करोगे तो खुद ही अपने आप आंसर इसका मिल जाएगा। यदि आप सहमत हो तो प्लीज यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बताना कि सर हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूं, मुझे आपकी बात अच्छी लगी है, 100% मैं आपके साथ मिलकर मेहनत करूंगा। हम केमिस्ट्री कोर्स में इस बार बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे और आपको ऐसे विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे जो टफ टॉपिक्स जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे काइनेटिक्स, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतने हार्ड टॉपिक्स जो आपको कभी ऐसे कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होता था या फिर बहुत कम क्वेश्चन उनमें सही हो पाते थे, उनमें आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही करने लग जाओगे। इतना बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में लेके आए हो, बहुत ही आसान शब्दों में आपको केमिस्ट्री समझाएंगे और ऐसी केमिस्ट्री समझाएंगे आपको लगेगा आरपीएससी में कोई क्वेश्चन टफ आता ही नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। इसलिए प्लीज रेगुलरिटी के साथ में हमारा केमिस्ट्री कोर्स को जरूर देखें। यदि आपको पसंद आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में मनोबल बढ़ाएं मेरा, और आप बोले कि सर वास्तव में अच्छा है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो मैं धीरे धीरे रेगुलर वीडियो यूट्यूब पे लाता रहूंगा। धन्यवाद।